आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया साइंस कांग्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया साइंस कांग्रेस का जो सेशन 109th सेशन जो होने वाला था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, वो टल गया है एट द लास्ट टाइम। तो उससे रिलेटेड इंडिया साइंस कांग्रेस कब स्टेबलाइज हुआ, क्या इम्पोर्टेंस है साइंस के फील्ड में और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इसमें, ये सब चीज़ हम देखेंगे। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे साइक्लोन का A to Z। साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं, साइक्लोन की क्या प्रोसेस होती है, नेमिंग कैसे होती है साइक्लोन की, कैसे साइक्लोन मिचांग को म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया, ये सब देखेंगे। और मीथेन के हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट देखेंगे कि कैसे मीथेन का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब आर्टिकल हमारे द्वारा देखे जाएंगे। आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक का और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लोगों में शेयर ज़रूर कर दें। देखो, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया साइंस कांग्रेस के बारे में। आपको जैसे जानते ही होंगे, इसके नाम से ही पता लगता है इंडिया साइंस कांग्रेस जो वर्ड है ये ओरिजिन हुआ था साइंस से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब कि कैसे साइंस में इनोवेशन ला सकते हैं, कैसे साइंस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो देखो, इंडिया साइंस कांग्रेस हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो 1914 में स्टार्ट हुआ था। ये इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए हो जाती है क्योंकि कभी कभी यूपीएससी ऐसे पूछता है कि इंडिया साइंस कांग्रेस जो है वो स्टेबलाइज हुई थी या उसकी फर्स्ट मीटिंग आज़ादी से पहले हुई थी। अब आप कहेंगे आज़ादी से पहले हुई थी, ये कैसे पता लगेगा? तो इसलिए आपको डेट भी याद होना चाहिए। तो इंडिया साइंस कांग्रेस जो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम वो 1914 में हुई थी। ये मतलब साइंस कांग्रेस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इवेंट इन द कंट्री, मतलब एक इवेंट है जो इस हमारी कंट्री में होता है। इसमें देखो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आपको लगेगा इंडिया साइंस कांग्रेस है तो केवल साइंटिस्ट ही पार्टिसिपेट करते होंगे, मगर ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर, साइंस के टीचर, प्रोफेसर और लेबोरेटरीज मैन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, हॉलिस्टिकली इंटरेक्शन होता है। हॉलिस्टिकली इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि आपके पास एक आइडिया है तो प्लस दूसरे के पास आइडिया है। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, मतलब आइडियाज़ मिलकर एक न्यू आइडिया बनाते हैं। तो इस तरह से ये आइडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इंटरेक्शन किया जाता है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है कि कैसे वो साइंस को सेलिब्रेट करें, कैसे साइंस को बढ़ावा दें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि फर्स्ट टाइम ये कब हुआ था, मगर चर्चा में ये क्यों है, क्योंकि इसके पीछे इंडिया साइंस कांग्रेस के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा में रहने का रीज़न ये डिग्रेड होता जा रहा है। आप अगर आगे अभी देखेंगे तो स्यूडो साइंस पे बहुत बल दिया जा रहा है, रैंडम कोई भी स्पीच दे रहा है। तो फर्स्ट सेशन कब हुआ था, मैंने आपको बताया इंडिया साइंस कांग्रेस का फर्स्ट सेशन 1914 में हुआ था। ऑर्गेनाइजर कौन है, इसका ऑर्गेनाइजर जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम है इंडिया साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। ठीक है, इसको बैकिंग और सपोर्ट मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर गवर्नमेंट किसी को भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए, इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा बैकिंग की जाती है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। मगर रिसेंटली डिक्लाइन क्यों होने लगी, ये इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट अगर आप देखेंगे इसका तो इंडिया साइंस कांग्रेस जो है वो डिक्लाइन होने लगी। क्या रीजन है, ये अट्रैक्ट कर रही है रॉन्ग रीजन की वजह से। जैसे स्यूडो साइंस, क्या होता है, आप काल्पनिक बातें ज़्यादा करते हैं कि भाई ऐसा था पुरातत्व काल में तभी ऐसा हो रहा है। साइंस ने, हमारे पुरातत्व विभाग क्या कहते हैं कि हम जो है आसमान पर हेलीकॉप्टर पहले भी चलाते थे तो अब भी चलाते हैं। तो इस समय ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इसको लॉस पहुंचा रही हैं और वर्ल्ड लेवल पर इसकी प्रेस्टीज को बहुत नुकसान पहुंचा है। लैक ऑफ साइंस डिस्कशन, मतलब सीरियस डिस्कशन नहीं हो रहे हैं, रैंडम स्पीकर आ रहे हैं। सेवरल साइंस जो एडवोकेट है वो कह रहे हैं इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट सेशन कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसे कितना सपोर्ट करता है। आप अगर इस तरह से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो मैं श्योर गारंटी लेता हूं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हर टॉपिक को जब पढ़ा करें तो उसमें से एक दो पॉइंट ज़रूर लिख लिया करें। जैसे आप लिख लेंगे शॉर्टकट में इंडिया साइंस कांग्रेस
कब स्टेबलाइज हुई ऐसे करके 1914 में, और इसको सपोर्ट किससे मिलता है, डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी। बस इतना लिख लेंगे तो आपको पूरे टॉपिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक रिपीट भी होते हैं और हम सब कुछ नहीं लिख सकते और लास्ट टाइम में सब कुछ रिवीजन नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस तरह से आप किसी भी चीज़ के नोट्स बनाइए, ठीक है। अगला आर्टिकल साइक्लोन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइक्लोन जो है कैसे फॉर्म होते हैं, साइक्लोन की क्या जेनेसिस होती है, साइक्लोन की नेमिंग क्या होती है। देखो मैंने आपको नेमिंग नहीं बताया था, तो आज मैं स्पेशली नेमिंग के बारे में बताऊंगा और साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं। देखो साइक्लोन मिचोंग जो है अभी हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर आया। अगर हम इंडिया को देखें तो ये हमारा प्यारा इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो साइक्लोन मिचोंग यहाँ पर आया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव किया और आंध्रा पर फॉल किया। इसी को हम यहाँ पर देखो, अगर एक वर्ड भी यहाँ पर लिखा होगा, लैंडफॉल ऑन आंध्रा। लैंडफॉल का क्या मतलब होता है कि जब साइक्लोन लैंड पर जाकर टकराता है तो उस केस में डिवास्टेटिंग कंडीशन तो होती है, मगर मॉइस्चर ना मिलने से क्या होता है, साइक्लोन डिसिपेट कर जाता है। डिसिपेट करने का क्या मतलब है, साइक्लोन निस्तो नाबूद हो जाता है। अब इसकी क्या स्पीड बताई गई है, 90 किलोमीटर पर आवर। आप ये तो कोई मामूली सी बात है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही रहते होंगे, कोई साइक्लोन बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, किसी साइक्लोन की बहुत कम स्पीड होती है। अब आप देख लो, देखो ये मिचिगन था, ऐसे देखो ये मिचिगन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये मूव करता है। अब साइक्लोन क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब आप यहाँ पर लो प्रेशर एरिया को समझ लीजिए, आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो क्या होता है, जब हमारे यहाँ जून का सेशन आता है, जून आती है, तो मैंने आपको बताया अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ, मान लेते हैं यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से कहीं जा रही है, और इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आने वाले जो तूफान होते हैं, स्टॉर्म होते हैं, उन्हें हम साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग दिशा में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे बिली बिली नाम दिया जाएगा, चाइना में टाइफून नाम दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आने से पहले तिब्बतन प्लेटू बहुत हीट कर जाता है, क्योंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है वो नॉर्थवर्ड मूव कर जाता है, और नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने की वजह से अर्थ के, देखो अर्थ जो है वो हमारे सूर्य से, अगर आप ये सूर्य रख रहे हैं तो अर्थ जो है 23 डिग्री एंड हाफ टिल्टेड है टूवर्ड सन। अगर जून आ गई है तो जून के टाइम में क्या होगा, अर्थ का नॉर्थवर्ड जो पोर्शन है वो 23 डिग्री गिर जाएगा सूरज की तरफ। अब क्या होगा, इस एरिया में बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगी, तो इसी को कह देते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो जोन है वो मूव कर गया है नॉर्थवर्ड। और जब साउथवर्ड मूव करेगा तो साउथ के रीजन की तरफ जो है टिल्ट हो जाएगा, तो 23 डिग्री यहाँ टिल्ट हो जाएगा, तो सूरज की किरणें साउथर्न एरिया में पड़ेंगी। देखो इस तरह से, ये रफ फिगर मैंने बताया आपको, ये रफ फिगर है। अगर आप रियल में देखेंगे तो आपको फील होगा, मैं आप पिक्चर डालना यहाँ भूल गया, मगर मैं पिक्चर जरूर डालूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में, कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस मूव कर जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा तिब्बतन प्लेटू बहुत हीट कर जाता है। और आप जानते ही हैं कि उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, यहाँ कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया मान भी लो तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड होती है और हाई प्रेशर एरिया होता है, तो हवाएं ऐसे चलती हैं, ये हवाएं चलती हैं। अगर रियलिटी में इमेजिनरी लाइन देखी जाए तो ये, मगर कोरियोलिस फोर्स के कारण अर्थ के मूवमेंट, हमारा जो अर्थ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे। तो ये जब मूव करता है तो कोरियोलिस फोर्स जो है इक्वेटर पर 0 होता है, मगर जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं तो कोरियोलिस फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये हवाएं जो हैं वो ऐसे टिल्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हवाओं का मूवमेंट हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट की कंडीशन डेवलप हो गई। इस हीट की कंडीशन की वजह से साउथ वेस्ट मानसून आता है, और साउथ वेस्ट मानसून में कोई भी साइक्लोन नहीं आता है। कोई मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन देखने को मिलते हैं, मगर वैसे साइक्लोन नहीं आता। मगर उसके बाद सितंबर में जैसे ही हमारा साउथ वेस्ट मानसून जाने वाला होता है, तो उस टाइम पर यहाँ पर अक्टूबर हीट पड़ती है। ये हमारे इंडियन ओशियन में स्पेशल फेनोमेना है अक्टूबर हीट का। अक्टूबर हीट में क्या होता है, डे के टाइम में क्लियर हो जाता है वेदर, आप डे में अगर देखेंगे तो क्लियर वेदर कंडीशन हो जाएगी, और नाइट में क्या है, ठंड पड़ती है। तो एक अलग टेम्परेचर प्रेशर बनता है, रात में ठंड, दिन में गर्मी। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया होता है। और आप जानते हैं वाटर जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, मतलब धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। इन कंपेरिजन टू लैंड, लैंड क्या करती है, पर डे बहुत तेजी से ठंडी होती है, बहुत
तेजी से गर्म होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री पहुंच जाता है। और आप एक चीज़ याद रखना, कोई भी साइक्लोन है उसके फॉर्म होने के लिए ओशियन की ज़रूरत जरूर होती है, मतलब पानी की। जो साइक्लोन फॉर्म होते हैं वो पानी पर होते हैं। अब ये जब 27 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो ये इसके लिए लो प्रेशर एरिया हो जाता है। लो प्रेशर एरिया क्या करता है, हवाओं को हाई प्रेशर एरिया से अट्रैक्ट करता है, ऐसे अट्रैक्ट करेगा। अब ये अट्रैक्ट करेगा तो इक्वेटर की वजह से, इक्वेटर के ऊपर कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, ये ऐसे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से इक्वेटर के साउथ में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक चीज़ आपको समझा दी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर जरूर पूछिए। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @WASIH34 टेलीग्राम पर। ये टेलीग्राम पर मेरा टेलीग्राम हैंडल है, तो आपका जब भी मन हो तो इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगली बात यहाँ क्या बताई गई है कि वायलेंट स्टॉर्म होता है और बैड वेदर कंडीशन होती है। तो आपको पता ही है जब साइक्लोन आता है तो हाई प्रेशर एरिया से बहुत ज़्यादा हवाओं को अट्रैक्ट करता है, और हवाओं के अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, बादल बनते हैं। गर्म और ठंडी हवाएं जब मिलती हैं तो बादल बनते हैं, और वही क्या कहता है, वायलेंट स्टॉर्म करता है और बैड वेदर कंडीशन करता है। देखो साइक्लोन जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉइल ऑफ स्नेक, मतलब ये स्नेक की तरह मूव करता है ऐसे। तो इसीलिए जो इंडियन रीजन है और अरेबियन रीजन है वहां पर ये सरपेंट, कॉइल सरपेंट कहलाता है, ठीक। क्लासिफिकेशन क्या, दो टाइप के साइक्लोन होते हैं। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जिसे मैंने आपको डीपली समझा दिया, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। भाई एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए आपको अलग से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देखो ये इक्वेटर है, मान लिया इक्वेटर, ये हमारा इंडिया है, ये मेडिटेरियन रीजन है। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, यहां से अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है तो इसके ऊपर 23 डिग्री एंड हाफ के ऊपर जो साइक्लोन आएंगे वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे। इन्हें टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। क्यों टेम्परेट कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेट वाले रीजन में बनते हैं। और फ्रंटल साइक्लोन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंटल साइक्लोन क्यों कहते हैं, देखो क्या होता है फ्रंटल साइक्लोन में, क्या होता है जब ठंडी हवाएं गर्म हवाओं से मिलती हैं तो दो फ्रंट आपस में टकराते हैं। आप हमेशा याद रखना साइक्लोन जो होता है इतना एक्सट्रीमली हार्मफुल नहीं होता है, मगर फ्रंटल साइक्लोन बहुत एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है, जिसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। क्योंकि जब ठंडे फ्रंट और मतलब गर्म फ्रंट आकर मिलते हैं तो डिवास्टेटिंग कंडीशन प्रोड्यूस होती है इस एरिया में, और ये डिवास्टेटिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ह्यूमन को लॉस पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा मतलब अर्थ को लॉस पहुंचाता है, हमारी लैंड को नुकसान पहुंचाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कैसे फ्रंटल साइक्लोन डेवलप होते हैं, इसी को वेव साइक्लोन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप याद रखना। मैंने जो आपको प्रोसेस बताई है कैसे फ्रंट डेवलप होते हैं, और ये फ्रंट डेवलप होने में केवल एक ही रीज़न नहीं होता है ठंडा गर्म, इसमें एक कोरियोलिस फोर्स भी होता है। मैंने आपको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस भी बता दिया, और ये फेराडे सेल और हेडले सेल भी इसमें वर्क करती हैं। बहुत सारे एक रीज़न मिलकर ये साइक्लोन बनाते हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि हम किसी भी साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन जब कहते हैं जब मिनिमम उसकी स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर होती है। याद रखना ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें कि साइक्लोन भाई ऐसे थोड़ी नहीं है 50 किलोमीटर पर आवर से हवा चलने लगी तो साइक्लोन कहलाने लगा। अब ट्रॉपिक ऑफ साइक्लोन मैंने बता दिया आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट रीजन में होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं पोलर रीजन से, मतलब पोलर रीजन से ठंडी हवाएं चलती हैं, इधर ट्रॉपिक से गर्म हवाएं चलती हैं, दोनों आपस में टकराती हैं, बहुत डिवास्टेटिंग कंडीशन होती है। बस आप इतना याद रखना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मोर हार्मफुल होते हैं इन कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज लेस हार्मफुल देन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अंडरस्टैंड। एंटी साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन भी भाई समझ लो। एंटी साइक्लोन क्या होता है, देखो ये हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है, यहां पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर एरिया बन गया मेडिटेरियन रीजन। अब हवाएं यहां से जाएंगी ऐसे, अब ये हवाएं जब जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ऐसे विरलिंग मोशन बना देंगी, ऐसे घूमेंगी जब हवाएं यहाँ से जाएंगी, तो ये एक साइक्लोन प्रोड्यूस करता है। यही क्या होता है जब आप नॉर्थ रीजन में जाओगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है ये।
एंटी साइक्लोन, जबकि साउथर्न रीजन में जाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। आप यहाँ पर देख लो, अगर आपको साइक्लोन देखोगे तो साइक्लोन क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में और क्लॉकवाइज मूव करता है साउथर्न हेमीस्फीयर में। जबकि एंटी साइक्लोन क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है, क्लॉकवाइज मूव करता है नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में और साउथर्न हेमीस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खुद ब खुद चीज़ें याद हो जाती हैं। जब आप डे टू डे इसको रिवाइज करेंगे, अखबार में डेली आएगा तो आप इसको रिवीजन करेंगे ही करेंगे। अब आप ट्रॉपिकल साइक्लोन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। ये इन्होंने वही बात बताई गई है कि ओशियन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जब ये लैंडफॉल करता है तो डिवास्टेटिंग क्लैमिटी प्रोड्यूस होती है, 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल विंड मूव करती है, मतलब ऊपर को विंड मूव करती है, उसको कहते हैं, देखो ये है। अब ये आप देख लो आई, कभी कभी यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है कि आई वॉल के कंपेरिजन में, ये आई वॉल है, आई वॉल के कंपैरिजन में आई जो होती है बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ हवाएं चलती हैं, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आई जो होती है वो एकदम शांत होती है। आप हमेशा याद रखना, लो प्रेशर एरिया की अगर आप एक मैप फॉलो करते हैं, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जहां पर साइक्लोन का मैप आता है, वहां पर आप टच करके देख सकते हैं यहाँ पर कितनी हवा है, यहाँ पर कितनी हवा है, यहाँ पर कितनी हवा है, यहाँ पर कितनी हवा है। तो आप अगर यहाँ टच करेंगे उस मैप में, उस सैटेलाइट इमेज में या सैटेलाइट वीडियो में, तो आपको फील होगा यहाँ पर बहुत कम हवा चलेगी, 10 से 15, 20, 25। मगर जब साइक्लोन जो आई वॉल होगी, यहाँ पर डिवास्टेटिंग 150 ऐसे हवाएं चलेंगी। तो इस तरह से आई वॉल और आई की कंडीशन में देखने को आपको ये सब मिलता है। ठीक है, आप आई वॉल हो गई, देखो कैसे जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर अंदर को आता है, देखो मॉइस्चर जो है ऐसे अंदर को आता है और ये आउटफ्लो होता है यहाँ से। अब जब ये लैंड पर फॉर्म होता है तो यही मॉइस्चर उसे नहीं मिल पाता, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। नॉमनक्लेचर कैसे होता है, देखो नॉमनक्लेचर जो फेनोमेना है ऐसा नहीं है, ये बहुत पुराना है। हमारे इंडियन रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन में ये 2004 में स्टार्ट हुआ। इसमें 8 कंट्री हैं नॉमनक्लेचर में। नॉमनक्लेचर में 8 कंट्री कौन सी? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये 8 कंट्री मिलकर अपने नाम देती हैं, सेट देते हैं नाम का, और उस सेट के आधार पर, जैसे मान लो इंडिया ने 1 2 3 4 नाम दे दिए, ओमान ने 1 2 3 4 नाम दे दिए, पाकिस्तान ने 1 2 3 4 नाम दे दिए, तो पहले इंडिया का ले लिया, फिर ओमान का आ गया, फिर ऐसे पाकिस्तान का आ गया। तो इस तरह से नाम रखे जाते हैं किसी भी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। अब आप देख लो कौन से रीजन में साइक्लोन को क्या कहा जाता है। आप ये देखो यहाँ पर साइक्लोन, देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इसके बीच में आने वाले जब साइक्लोन है वो साइक्लोन ही कहलाएंगे। देखो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहला रहा है, ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन कहला रहा है, ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन कहला रहा है। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन देख लो, टाइफून यहाँ कहला रहा है, यहाँ हरिकेन कहला रहा है, यहाँ भी हरिकेन कहला रहा है, और यहाँ पर विली विली कहलाएगा। ये लिखा हुआ नहीं है मगर आप नोट कर लेना, ऑस्ट्रेलिया रीजन में जो साइक्लोन आते हैं उन्हें विली विली कहते हैं। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगला आर्टिकल मीथेन से रिलेटेड है। देखो मीथेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के एटम होते हैं और हाइड्रोजन के एटम होते हैं। देखो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हुई। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो ऑर्गेनाइज हुई यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई। इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद जरूर रखना, लॉस एंड डैमेज फंड जो बहुत सालों से चला आ रहा था उसको स्वायत्ता मिल गई, स्वायत्ता मतलब उसको जो है रिकॉग्निशन मिल गया। आप जो है डेवलप्ड कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करेंगे टेक्नोलॉजिकली और फंड से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखना, लॉस एंड डैमेज फंड को इसमें एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है। दूसरी चीज़ याद रखना आप कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो है यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई, अबू धाबी में मतलब दुबई में हुई। अब हम मीथेन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो मीथेन क्या है, बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया जा रहा है कि मीथेन का इफेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत बढ़ रहा है। अभी तक हमने देखा था कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड और जो अदर कंपाउंड हैं उनके ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बहुत देखा था, मगर अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में क्या हुआ, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक बॉडी ने कहा, जैसे स्क्यूआ क्लाइमेट फाउंडेशन, बेजोस अर्थ फाउंडेशन, इन लोगों ने कहा कि हम $450 मिलियन का फंड प्रोवाइड करेंगे मीथेन के इमिशन को कंट्रोल करने के लिए। देखो क्या होता है, हम किसी भी किसी भी गैस के, किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी कंपाउंड के
पोटेंशियल को जानने के लिए एक कंपेयर करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है जो मेजर करता है कि ये कंपाउंड कितना हमारे अर्थ को वार्म कर रहा है, और ये कार्बन के कंपैरिजन में होता है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 जो होता है वो 1 होता है। इसका मतलब है कि कार्बन जो है 1 होगा, ठीक है, इसमें 1 होता है, ठीक है। मगर मीथेन जो होता है कार्बन की तुलना में 28 गुना ज़्यादा वो करता है इमिशन। मतलब अगर कार्बन जो है 100 लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है तो मीथेन क्या करेगा, 2800 लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। आप ऐसे ऐसे ये इस तरह समझ लो इसे, ठीक है, नॉर्मल सी लैंग्वेज में। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई। नाइट्रस ऑक्साइड 265 गुना और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड 23,500 गुना नुकसान पहुंचाता। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि कैसे मीथेन को हम टैकल करें, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, कैसे मीथेन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचाता है। देखो यहाँ एक वर्ड लिखा है, मोर पोटेंट लेस परसिस्टेंट। मतलब मीथेन क्या होती है, बहुत कम टाइम तक इन्वायरमेंट में रुकती है इन कंपेरिजन टू कार्बन, मगर पोटेंट बहुत होती है। पोटेंट का क्या मतलब, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारी अर्थ को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे